रीबर्थ ऑफ डेंजरस माफिया क्वीन एपिसोड 6। सभी लोग ऊपर देख रहे थे जहां हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहा था और एक लड़की मास्क लगाए अपने हाथ में बंदूक लेकर उनकी तरफ पॉइंट करे हुई थी। ये देख बाकी के 4 लोग जल्दी से अपने हाथ ऊपर करके नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। अपने साथी की हालत देख उनमें हिम्मत नहीं थी यहां से भाग सके या लड़ सके। नीचे का नजारा देखकर मोना पायलट को हेलीकॉप्टर नीचे उतारने का इशारा करती है हाथ से। मोना का इशारा समझकर पायलट हेलीकॉप्टर को एक चक्कर लगाकर आगे बीच रोड पर खड़ा कर देता नीचे लाकर, जिसे देख मोना नीचे उतर जाती है और उसके पीछे माफिया गर्ल और 2 बॉडीगार्ड भी आने लगते हैं जो अपने हाथ में बंदूक लेकर उन चारों लोगों पर पॉइंट करे हुए थे। मोना अपने हाथ में बंदूक लेकर आ रही थी और उसके हर एक कदम के साथ उन 5 लड़कों की दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह लड़की उनकी मौत है जो हर बढ़ते कदम के साथ उनके पास आ रही थी। मोना उन्हें इग्नोर करके सीधा आर्यन के पास पहुंच जाती है जो जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके नाक मुंह से खून निकल रहा था। आर्यन के हालत देख मोना के दिल में एक अलग सा दर्द होता है। माफिया गर्ल और वे बॉडीगार्ड उन चारों लोगों के सिर पर बंदूक पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं। ये देख वे सभी लोग डरते हुए अपने हाथ जोड़ लेते हैं। उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया है, शायद अब उनकी मौत तय है। इधर मोना आर्यन के पास अपने घुटनों के बल बैठकर आर्यन के चेहरे को छूकर बोली, अब भी आंखें खोलो, लो देखो मैं आ गई। अरे आप नाराज हो तो मुझे छोड़कर जाओगे क्या? मोना के हाथ लगाते ही आर्यन दर्द में अपनी आंखें खुलकर देखता है तो पहले उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे मास्क लगाए लड़की का चेहरा दिखाई देता है जिसे देख वो उसे देखता ही रह जाता है कि यह उसकी बीवी जी ही है या वो सपना देख रहा है कोई। आर्यन को खुद को देखता देख मोना अपने दोनों हाथों में आर्यन का चेहरा लेकर नम आंखों से बोली, हाँ हब्बी में ही हूँ आपकी बीवी जी, देखो मुझे और आप कोई सपना नहीं देख रहे हो। माफिया गर्ल आर्यन को देख पहचान गई थी, यह वही लड़का है जिसके साथ वो और क्वीन 2 करोड़ की डील करने गए थे। तभी उसे दिन ये लड़का क्वीन की बात इतनी जल्दी मान गया था और क्वीन खुद भी उस दिन अलग रूम में चली गई थी। इसका मतलब इन दोनों में पहले से कोई संबंध होगा। माफिया गर्ल यही सोचकर मोना और आर्यन को देखती है। आर्यन मोना की बात सुनकर और उसके आंखों में नमी देखकर मुस्कुराकर अपना कांपते हुए हाथों को उठाकर मोना के चेहरे के पास लाकर मोना के चेहरे से आंसू साफ करके बोला, आप रो क्यों रही है? मुझे खुशी है कि इसी बहाने आप मेरे पास आए। बोलने के साथ ही आर्यन के मुंह से हल्का हल्का खून निकल रहा था। ये देख मोना आर्यन के मुंह से खून साफ करके बोली, चुप रहो, आप मुझे बुलाने के लिए ऐसा करने की क्या जरूरत थी आपको हब्बी, और यह सब क्या है? मोना आर्यन के शरीर की हालत देखकर बोली। आर्यन कुछ बोल पाता उससे पहले उसके पास ही बैठी लड़की जो अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर बैठी हुई थी वो मोना और आर्यन की बात सुनकर मोना के आगे हाथ जोड़कर बोली, भाई की यह हालत मेरे वजह से हुई है। ये गुंडे मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे और मेरे पति को मार रहे थे। जब भाई ने ये दिखा तो वो मुझे बचाने आ गए। वो लड़की नम आंखों से बोली। उस लड़की की बात सुनकर मोना आर्यन को देखती है जो मुस्कुरा कर उस लड़की को देख रहा था। ये देख मोना गहरी सांस लेती है और फिर आर्यन को अपने गोद में उठाकर बोली, आपकी हीरोगिरी हो गई हो तो चले हब्बी। मोना के बात सुनकर और आर्यन को उसकी गोद में देख सभी हैरान हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर कहानी में हीरो ही हीरोइन को बचाकर उसे गोद में उठा ले जाए, पर किसी किसी कहानी में जो सबसे अलग कहानी होती है जहां लड़की भी अपने प्यार को बचा सकती है और उसे गोद में उठाकर ले जा भी सकती है। मोना की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराकर उसके गाले में हाथ डालकर बोला, हाँ हो गई, और मुझे किस बात की चिंता जब मेरी बीवी जी है मेरे पास मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए। आर्यन की बात सुनकर मोना घूर के उसे देखती है। ये पागल लड़का, इसे थोड़ा भी अंदाजा नहीं है कि यह 10 से 15 मिनट उसके लाइफ के सबसे बड़े मुश्किल टाइम था जहां एक एक पल वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसे कुछ ना हो। और जब उसने ऊपर से आर्यन के गर्दन पर किसी लड़के को चाकू रख देखा था तो वो पल उसके लिए ऐसा था कि अगर उसे गोली चलाने में थोड़ी भी देरी हो जाती तो क्या होता, इसकी वो कल्पना भी नहीं करना चाहती थी। और ये लड़का बोल रहा है कि वो है ना उसके लिए, तो क्या बिना कुछ सोचे किसी के भी मसले में कूद पड़ेगा। यही सोच मोना आर्यन को घूर के देखती है तो आर्यन अपना सिर मोना के सीने में छुपा लेता है छोटे बच्चे की तरह। ये देख मोना गहरी सांस लेती है, सच में ये लड़का बच्चा है। मोना फिर पलटकर हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हुए माफिया गर्ल से बोली, तुम उस लड़की और उसके पति को एक अच्छे से हॉस्पिटल में भर्ती करके आ जाना। मोना की बात सुनकर माफिया गर्ल हाँ में सिर हिला देती है और फिर उन 5 लड़कों को देख बोली, वैसे क्वीन इन लोगों के साथ क्या करना है? माफिया गर्ल की बात सुनकर मोना पलटकर उसे देख बोली,
क्या मुझे तुम ये भी बताने की जरूरत है कि इन लोगों साथ क्या करना है? मोना घूर के नीचे घुटनों के बल बैठे लड़कों को देख बोली, जिसे सुनकर माफिया गर्ल जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है। ये देख मोना पलटकर जाने लगती है। वे सभी लड़के डर से कांप उठते हैं मोना की बात सुनकर, जबकि मोना ने उन्हें मारने को नहीं बोला, पर उसकी आंखों को देख लग रहा था कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और यही सोच वो खड़े होकर मोना के पीछे जाने को होते हैं ताकि वो उससे माफी मांग सके, लेकिन माफिया गर्ल और बॉडीगार्ड उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें आगे नहीं जाने देते हैं और वहीं नीचे गिराकर मारने लगते हैं। इधर मोना आर्यन को गोद में लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ जा रही थी, तभी आर्यन जो बच्चों की तरह अपना सिर छुपे हुए था, वो अपना सिर बाहर निकालकर मोना का चेहरा देख बोला, बीबी जी आप उन लड़कों के साथ किया करने वाली हो। आर्यन की बात सुनकर मोना रुककर अपना सिर नीचे करके घूर के उसे देखकर बोली, चुप रहो आप भी। मोना को खुद को घूरता देखकर आर्यन जल्दी से अपना सिर फिर से छुपा लेता है और कसके मोना को पकड़ लेता है। ये देख मोना गहरी सांस लेकर आगे बढ़ने लगती है, ये लड़का भी ना। मोना फिर पायलट की मदद से आर्यन को हेलीकॉप्टर में पीछे बैठा कर खुद भी बैठकर पायलट को चलने का इशारा कर देती है, जिसे देख पायलट वहां से हेलीकॉप्टर को ऊपर लेकर मोना के विला की तरफ मोड़ देता है। इधर मोना के जाते ही माफिया गर्ल एक कॉल करके एम्बुलेंस बुलाकर उसमें उस लड़की और उसके पति को बैठाकर एम्बुलेंस को रवाना कर देती है हॉस्पिटल के लिए। और फिर एक कार को बुलाकर उसमें पीछे सीट पर सभी लड़कों को डालकर खुद भी बैठ जाती है और फिर क्वीन के विला की तरफ कार चली जाती है। माफिया गर्ल को पता था कि उनके क्वीन के पति को मारकर इन लड़कों ने अपने लिए मौत से बुरी जिंदगी चुनी है। कार के जाने के बाद वहां पुलिस की जीप आती है, जिसमें से 2 पुलिस वाले बाहर आते हैं जो वहां किसी को ना देखकर जाने लगते हैं। फिर नीचे जमीन पर खून देख वे लोग पूजा को कॉल करके उसे बताते हैं इस बारे में, तो पूजा वहां लगे सारे सीसीटीवी कैमरे की जांच करने को बोलकर कॉल काट देती है। रात का समय, पूजा और रोहित का घर। पूजा कॉल पर बात करके वापस हॉल से अपने रूम में आते हुए बोली, ज्यादा जरूरी कॉल नहीं था पतिदेव। रोहित जो बेड पर बैठा था वो पूजा की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाकर बोला, ओके आओ लेट जाओ। पूजा हाँ में सिर हिलाकर रोहित के पास ही लेट जाती है। ये देख रोहित पूजा के ऊपर आकर उसके होठों पर उंगली फेरते हुए बोला, वैसे वाइफी आजकल तुम मुझसे दूर जाकर क्यों बात करती हो, कहीं और कोई तो नहीं आ गया तुम्हारी लाइफ में? रोहित की बात सुनकर पूजा बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगती है। ये देख रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो जैसे ही पूजा के होठों पर किस करने वाला होता है, तभी एक झटके से पूजा रोहित को नीचे कर खुद उसके ऊपर आकर उसके होठों पर उंगली फेरते हुए बोली, मिस्टर पतिदेव आप भूल रहे हैं कि आपकी वाइफी एक पुलिस वाली है और वैसे भी जो बात आप में है वो और किसी में नहीं देखती है मुझे। इतना बोल पूजा रोहित के होठों पर हल्का सा काट लेती है। ये देख रोहित के मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर पूजा वापस साइड में लेटकर बोली, आगे से ऐसी बात भी करी तो इससे बुरी सजा दूंगी जिसे आप उम्र भर याद करोगे। पूजा की बात सुनकर रोहित बुरा सा मुंह बनाकर बोला, हाँ ठीक है नहीं भूलूंगा, बल्कि आपसे बात भी नहीं करूंगा, जाओ। रोहित पूजा की तरफ पीट कर गुस्से में बोला। रोहित की बात सुनकर और उसे अपने तरफ पीट करके सोता देख पूजा के चेहरे के भाव एकदम से चेंज हो जाते हैं और वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर उसके कंधे पर हाथ रख बोली, अच्छा सॉरी मैंने भी मजाक किया था, इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? रोहित को अभी अपनी तरफ पीट कर देख पूजा गुस्से से रोहित को पलटकर उसके ऊपर आकर बैठकर उसके होठों पर किस करते हुए बोली, अब आपके भाव बहुत बढ़ने लगे पतिदेव, लगता मुझे आप पर थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। इतना बोल वो रोहित के शर्ट के बटन खोलने लगती है। ये देख रोहित कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन ये कौन सी शक्ति हुई मेरे ऊपर, ये तो आप मेरे इज्जत लूटने जा रही हो। रोहित अपना शर्ट के ऊपर के बटन फिर से लगाते हुए बोला, जिसे देख पूजा गुस्से से रोहित को देखकर फिर से उसके ऊपर के बटन खोलकर बोली, तो और क्या आपको गोली मारकर खुद विधवा हो जाऊं? पूजा की बात सुनकर रोहित उसे शौक होकर देखने लगता है, ये लड़की बोलने से पहले क्या सोचती नहीं है। रोहित फिर अपने शर्ट के ऊपर के बटन लगाने लगता है बुरा सा मुंह बनाकर। पूजा गुस्से में उसकी शर्ट ही फाड़ देती है। ये देख रोहित की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। पूजा भी फटी हुई शर्ट का टुकड़ा अपने हाथ में लेकर दूसरे हाथ अपने मुंह पर रख छोटी से शकल बनाकर रोहित को देखती है जो उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। ये देख पूजा जल्दी से बेड से खड़े होकर नीचे उतरकर रोहित को देख बोली, सॉरी पतिदेव, लेकिन आपने मुझे गुस्सा दिलाया था ये करने के लिए। पूजा अपनी गलती की तिकड़ी रोहित के सिर पर रख बोली, जिसे समझ रोहित बेड से उतरकर पूजा की तरफ बढ़ते हुए बोला, तो इसमें मेरी गलती है, मैंने ही अपनी शर्ट फाड़ी। पूजा पीछे कदम लेते हुए बोली,
ठीक है, मुझसे हुआ और आपके लिए कल ही एक नए शर्ट लेकर आऊंगी। अब अपना गुस्सा शांत कर लो प्लीज पतिदेव। रोहित पूजा की तरफ कदम बढ़ते हुए बोला। अच्छा, लेकिन मुझे यही शर्ट चाहिए। आपको याद यह अपने गिफ्ट दी हमारी शादी के पहली सालगिरह पर। रोहित की बात सुनकर पूजा पीछे गेट से टेक कर बोली, हाँ तो मैं ही तो लाई थी और मैंने ही फाड़ दी और फिर लेकर आऊंगी दूसरी। ओके गुड नाइट, मुझे बहुत नींद आ रही है, बाय हब्बी। पूजा रोहित को पास देख साइड से निकलने की कोशिश करते हुए बोली। रोहित जल्दी से अपने दोनों हाथ पीछे गेट पर रखकर नामे सिर हिलाकर बोला, ऐसा थोड़ी होता है, वो मेरी फेवरेट शर्ट थी। उसके बाद भी आप कितनी शर्ट लाई, पर वो तो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई ना, तो मुझे यही शर्ट चाहिए बस। रोहित पूजा के होठों की तरफ बढ़ते हुए बोला। ये देख, पूजा चिढ़ते हुए रोहित के सीने पर हाथ रख उसे दूर धक्का देकर बोली, जब मैं बोल रही नए लेकर आऊंगी कल, तो क्यों बहस कर रहे हो। इतना बोल वो बेड की तरफ जाने लगती हैं। ये देख रोहित भी गुस्से से पलटकर पूजा के ऊपर सूट में हाथ डालकर बोला, लेकिन मुझे यही। वो इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि पूजा के आगे बढ़ने और रोहित के पीछे से उसके ऊपर के कपड़े पकड़ने से पूजा का भी सूट फट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर पूजा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और रोहित अपनी आंखें बंद करके अपनी जिभ बाहर निकालकर उसे दांतों से हल्का सा काटकर बोला, सॉरी, मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था वाइफी। इतना बोल अपनी एक आंख खुलकर पूजा को देखता है जो उसे गुस्से में घूरे जा रही थी। यह भगवान, अब क्या होने वाला है उसके साथ। रोहित मुस्करा कर बोला, पूजा जी वो मैं। इतना बोल वो पीछे पलटकर भागता है रूम का गेट खुलकर। ये देख पूजा गुस्से में रोहित के पीछे भागते हुए बोली, रुको, आज मैं तुमसे से देव को अलग कर पति को बाहर निकालकर उसकी अच्छे से पिटाई करती हूँ। और दोनों घर के पूरे हॉल में यहां से वहां भागते हैं। दूसरी तरफ मोना का विला। मोना आर्यन को गोद में लेकर विला के अंदर आती है। वहां जितने भी नौकर थे और बॉडीगार्ड थे वे सब यह नजारा देख शौक थे, पर मोना के खुद को घूरने के बाद वे सभी लोग अपना सिर नीचे कर लेते हैं। मोना फिर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। अब तक आर्यन गहरी नींद में जा चुका था। मोना उसे लेकर अपने रूम आती है और आराम से अपने बेड पर लिटा देती है और फिर उसकी हालत देख बोली, पहले मुझे इनके कपड़े चेंज करके इनकी चोटों पर दवा लगानी पड़ेगी। यही सोच वो रूम के बाहर आकर बाहर खड़े नौकरों की लाइन को देखकर बोली, आप में से कोई आदमियों के कपड़े और कोई दवाई का बॉक्स लेकर आना। मोना की बात सुनकर सभी नौकर वहां से चले जाते हैं। मोना फिर से रूम में आकर बेड के पास आकर आर्यन के सिर के पास बैठकर उसके सिर के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, मैंने आपको मना किया था ना हब्बी की रात के समय घर से बाहर नहीं निकलना, फिर क्या जरूरत थी आपको अकेले बाहर सड़क पर घूमने की, और घूमे रहे थे तो, और फिर आपको क्यों लोगों को बचाने जाना है, क्या आप कोई सुपर हीरो हो। मोना बोले जा रही थी और आर्यन अपनी आंखें बंद करके सब सुन रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपनी आंखें खुलकर अपनी बीबी का चेहरा देखने की, क्योंकि गलती से भी पता चला उसकी बीबी को वो सोने का नाटक कर रहा है तो वो गया पक्के में। तभी नौकर रूम का डोर नॉक करते हैं। ये देख मोना उन्हें अंदर आने का इशारा करती है तो दो नौकर अंदर आकर आर्यन के कपड़े और दवाई का बॉक्स बेड पर रखकर चले जाते हैं, अपना सिर नीचे करें ही। मोना ये देख बेड से खड़े होकर बोली, हब्बी बहुत हुआ सोने का नाटक, अब उठो और यह कपड़े उतार दो ताकि मैं आपकी सारी चोटों पर अच्छे से दबा लगा सकूं और फिर आप इनमें से कोई भी नाइट ड्रेस पहनकर सोना। मोना बेड के सामने आकर बेड पर रख आर्यन के नाइट के कपड़ों को देखकर बोली। आर्यन जो सोच रहा था कि मोना के गुस्से से बच गया, वो मोना की बात सुनकर शौक से अपनी आंखें खुलकर बेड के सामने खड़ी बीबी को देखकर बोला, आपको कैसे पता मैं सोया नहीं बीबी और केवल नाटक कर रहा हूँ। मोना जो सभी कपड़ों में से आर्यन के लिए आज के लिए अच्छी से नाइट कपड़े देख रही थी जिसे पहने कर आर्यन को रात में सोने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो एक पतले और लूज कपड़े लेकर आर्यन के पास आते हुए बोली, आप भूल रहे हैं मैं आपकी पत्नी हूँ, यानी बीबी तो मुझसे आपकी कोई हरकत नहीं बच सकती। इतना बोल मोना उन्हें कपड़ों को साइड में रख फिर उसके कपड़े निकालने लगती है। ये देख आर्यन जल्दी से पीछे होकर बोला, मैं कर लूंगा, आप दूर रहो। आर्यन की बात सुनकर मोना उसे गुस्से से घूर के देखने लगती है। मोना का रूम। खुद को अपनी बीवी द्वारा गुस्से से घूरे जाने पर आर्यन वापस आगे आकर अपना सिर नीचे कर लेता है। ये देख मोना आर्यन के शर्ट के बटन खोलते हुए बोली, आप बहुत बिगड़ रहे हो हब्बी, मेरे मना करने के बाद भी आपको वही काम करना है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आर्यन अपना सिर नीचे करे ही उदास सा चेहरा बनाकर बोला, सॉरी बीबी मुझे बस आपकी बहुत याद आ रही थी, बस इसलिए। आर्यन की बात सुनकर मोना बोली, हाँ तो क्या आप रात को अकेले सड़क पर घूमेंगे, जबकि आपको पहले भी एक बार हाथ लग चुके हैं कि बाहर का माहौल कितना खराब है, फिर भी जाना ही है आपको रात को, और वो उस समय जब मैं आपसे इतनी दूर हूँ।
आर्यन अपने दोनों कान पकड़कर बोला, अच्छा सॉरी बीबी जी। आर्यन को ऐसा करता देख मोना उसकी शर्ट को छोड़ अपना सिर ऊपर कर उसके हाथों को नीचे करके नम आंखों से बोली, आपको थोड़ा भी अंदाजा था कि अगर मैं उस समय सही समय पर नहीं पूछती तो आपको मैं। इतना बोल उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं जो वो कब से रुके हुए थी। आर्यन मोना की बात सुनकर और उसे रोता हुआ देखकर अपने हाथ ऊपर कर उसके आंखों से आंसू साफ करने को होता है तो मोना उसके हाथों को दूर करके बोली, क्यों आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं रो या नहीं, आपको दूसरों को बचाना है, अपनी जान पर खेल कर बिना अपने या मेरे बारे में सोचे। अरे वे गुंडे हैं, इनका काम ही है लोगों को मारना, और आपको उस लड़की की इज्जत बचानी थी तो खुद उन लड़कों से लड़ने की क्या जरूरत थी, आपके पास फोन था ना तो पुलिस को कॉल कर देते। मोना रोते हुए आर्यन की तरफ पीठ करके बैठी कर बोली। पहली बार अपनी बीवी जी को इस तरह रोता देख अपने वजह से आर्यन को खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने अपनी बीवी जी को रुला दिया। आर्यन फिर मोना के साइड में आकर मोना के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसे अपनी तरफ मोड़कर मोना के आंखों से आंसू साफ कर मोना के आंखों में देखकर बोला, क्यों नहीं बचाता मैं उस लड़की को जिसमें मैंने आपका चेहरा देखा था। आर्यन को ऐसा करता देख और उसकी बात सुनकर मोना कंफ्यूज होकर बोली, मतलब मेरा चेहरा उस लड़की के चेहरे में कैसे। मोना की बात सुनकर आर्यन गहरी सांस लेकर मोना को अपने ख्वाब के बारे में सब कुछ बताने लगता है कि वो जैसे ही रोड साइड चल रहा था तब उस लड़की में उसे अपनी बीवी जी और उसके पति में खुद को चेहरा देख वो खो गया था, इसलिए जब उन गुंडों ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती करनी चाही तो वो खुद को नहीं रोक पाया और अकेले चला गया उसे बचाने। आर्यन की बात सुनकर मोना हैरान थी, ये लड़का उसे इतना प्यार करता है कि कुछ देर के उस लड़की में उसे वो देखी तो आर्यन बिना अपनी जान की परवाह किए उनसे लड़ने पूछ गया। अपनी बीवी जी को खुद को घूरता देख आर्यन मोना के होठों पर किस करके बोला, मैं सही बोल रहा हूँ बीवी जी, मैं बहुत से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा आपसे, एक दिन आपके बिना निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आर्यन की बात सुनकर मोना भी उसे किस करने लगती है। वो इस समय इस पागल लड़के को नहीं समझा सकती कि मत करे उससे इतना प्यार क्योंकि उसके सिर पर 24 घंटे मौत का साया रहता है और कब किस दुश्मन की गोली उसे लगेगी उसे भी नहीं पता। शायद दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे, एक दिन भी दोनों को अलग रहना बहुत मुश्किल भरा था। तभी गलती से मोना का हाथ आर्यन के गाल की चोट पर रख जाता है जिससे दर्द में आर्यन की मुंह से चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर मोना जल्दी से आर्यन से दूर होकर बोली, हब्बी क्या हुआ, आप ठीक हो ना। आर्यन अपने गाल से आ रहे खून को साफ करके हाँ में सिर हिला देता है। मोना आर्यन की चोट से खून आता देखकर बोली, आप अपने कपड़े उतारो ताकि सारी चोट पर दबा लगाकर पट्टी कर सकूं मैं। इतना बोल मोना दवाई को बॉक्स लेने चली जाती है जो बेड के दूसरे साइड रखा था। मोना की बात सुनकर आर्यन अपनी शर्ट निकाल देता है और फिर पैंट भी। मोना जो दवा का बॉक्स लेकर आ रही थी वो आर्यन के शरीर पर जगह जगह चोट और खून देख अपनी आंखें बंद कर लेती है, वो उन लोगों को इससे ज्यादा बुरी गहरी चोट देगी। आर्यन अपने कपड़े उतारकर केवल अंडरवियर में बेड पर बैठा हुआ था। वो बीबी जी को एक ही जगह अपनी आंखें बंद करके खड़ा हुआ देखकर बोला, क्या हुआ बीबी जी, आप वहां इस तरह क्यों खड़ी हो। आर्यन की आवाज सुनकर मोना अपनी आंखें खुलकर अपना चेहरा नॉर्मल करके आर्यन के पास आकर बेड पर बैठकर बोली, कुछ नहीं, मैं यही सोच रही थी मेरा पति बहुत हिम्मत वाला और शक्तिशाली है जो अकेला ही 5 लोगों से लड़ पड़ा। इतना बोल मोना दवाई का बॉक्स को खोलकर उसमें से चोट पर लगने वाली दवा टुप और पट्टी निकाला आर्यन के चोट पर लगाने लगती है। कुछ देर बाद सभी चोट पर टुप और पट्टी लगाने के बाद आर्यन को दवा भी खिलाकर उसे नाइट कपड़े पहनाकर आराम से बेड पर लेटा कर उसके माथे पर किस करके बोली, अब आप आराम से सो जाओ। इतना बोल मोना दवाई का बॉक्स और आर्यन के कपड़े लेकर चली जाती है अलमारी की तरफ और फिर खुद भी अपने काले कपड़े और मास्क निकालकर अलमारी में रख एक नाइट ड्रेस निकालकर उन्हें पहन लेती है और फिर पलटकर बेड की तरफ देखती है तो आर्यन उसे ही देख रहा था। ये देख मोना उसके पास आते हुए बोली, अरे हब्बी आप अभी सोए नहीं। इतना बोल वो लाइट बंद कर आर्यन के पास ही बेड पर लेट जाती है। आर्यन ये देख जल्दी से मोना के करीब आकर उसके पैरों पर अपना एक पैर रख और उसके सीने पर सिर रख मोना से चिपक कर बोला, आपके बिना नींद नहीं आती बीबी जी। मोना आर्यन को ऐसा करता देख और उसके बाद सुनकर मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा तो आपको मेरे बिना नींद नहीं आती तो क्या कल रात तो सोए नहीं होगे आप। मोना ने मजाक में पूछा था ये सवाल, लेकिन आर्यन की हाँ सुनकर शौक रह जाती है। आर्यन अपनी आंखें बंद करे मुस्कुरा कर बोला, आपके बिना नींद नहीं आती तो कल मैं नहीं सो पाया, ऑफिस में काम किया उसके बाद भी आज रात को नींद नहीं आ रही थी इसलिए सोचा थोड़ा घूम लिया जाए शायद नींद आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा नहीं सोचा था, पर मैं इस बात से खुश कि इस चीज के वजह से आप मेरे पास आए।
मोना आर्यन की बात सुनकर हैरान खुश दोनों थी। सच तो ये कि वो भी बहुत उदास और अकेलापन महसूस कर रही थी। पूजा का घर के हॉल में पूजा रोहित के पीछे भाग भाग कर थक जाती है, लेकिन रोहित को नहीं पकड़ पाती और फिर सोफे पर बैठकर लंबी सांस लेते हुए बोली, मैं तो थक गई पतिदेव, तुम तो मुझसे भी तेज हो। पूजा की बात सुनकर रोहित सामने के सोफे पर बैठकर बोला, हाँ सो तो है, मुझे पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है वाइफी। रोहित मुस्करा कर बोला, जिसे सुनकर पूजा घूर के रोहित को देखकर बोली, इतना घमंड अच्छा होता पतिदेव। पूजा की बात सुनकर रोहित मुस्कराते हुए अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बोला, बेबी इसे घमंड नहीं आत्मविश्वास कहते हैं। रोहित की बात सुनकर पूजा हाँ में सिर हिलाकर बोली, देखते हैं पतिदेव। इतना बोल पूजा आधा बचा हुआ सूट भी फाड़कर फेंक देती है रोहित के मुंह पर। रोहित शौक होकर अपने चेहरे के आगे से उसे हटाकर पूजा को देख बोला, वाइफी तुम क्या करने जा रही हो। पूजा मुस्कराकर अपने नीचे की सलवार भी निकालकर उसे भी रोहित के मुंह पर मार देती है, जिसे देख रोहित की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो पूजा को केवल ब्रा और पैंटी में देख बोला, पूजा पूजा जी आप ये सब क्या कर रही है, हम अपने रूम में नहीं हैं अभी। रोहित की बात सुनकर पूजा हाँ मैं सिर हिलाकर बोली, मुझे पता है, लेकिन हमारे अलावा और कोई भी तो नहीं है यहाँ, तो क्या फर्क पड़ता है हम रूम हो या हॉल या किचन में। इतना बोल पूजा रोहित को टेढ़ी मुस्कान करके देखते हुए अपने दोनों हाथों को अपने पीछे पीठ पर ले जाते हुए अपनी ब्रा का हुक खोलने लगती है। ये देख रोहित की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो जल्दी से पूजा के कपड़े लेकर सोफे से खड़ा होकर पूजा के पास आकर बैठकर उसके शरीर के ऊपर कपड़े डालकर बोला, पूजा जी आप रूम में चलो, यहाँ ये सब नहीं। रोहित को ऐसा करता देख और उसकी बात सुनकर पूजा खड़े होकर रोहित के पैरों पर बैठकर रोहित के माथे पर आए पसीने को साफ करके बोली, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो पतिदेव। रोहित कांपते होठों से बोला, वो हमें अपने बेडरूम में चलना चाहिए। पूजा रोहित की हालत देख हंसते हुए खड़े होकर वापस रोहित के पास बैठकर अपने कपड़े को अपने हाथ में लेकर बोली, बड़े आए थे मुझसे पंगा लेने वाले, इतने से ही डर गए। और वो खड़े होकर रूम में जाने को होती है, तभी रोहित कुछ देख उसका हाथ पकड़कर एक झटके से अपने ऊपर खींचकर पूजा को कमर से पकड़कर खुद से चिपका कर बोला, तुमने आग से खेला है वाइफ, तो थोड़ा सा जलना पड़ेगा ही। इतना बोल रोहित पूजा को सोफे पर लिटा देता है और पूजा के ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। ये देख पूजा रोहित को किस करने से रोकती हुए बोली, पतिदेव ये सब बेडरूम में सही रहेगा, यहाँ नहीं। रोहित पूजा को किस करते हुए अपना हाथ उसके कमर पर फेरते हुए बोला, पर मुझे सोफे पर करना है, बेड पर तो हम रोज करते हैं ना। रोहित की बात सुनकर पूजा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और रोहित को अपने ऊपर से धक्का देकर खड़े होकर बोली, लेकिन मुझे नहीं करना। इतना बोल वो रूम की तरफ जाने लगती है। रोहित ये देख सोफे से उठकर आकर पूजा को पीछे से बाहों में भरकर उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला, पर मुझे यही करना है। रोहित को भी नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन वो पागल सा हो रहा था। पूजा रोहित को ऐसा करता देख और उसकी बात सुनकर शॉक थी और वो अपनी आंखें बंद करके बोली, प्लीज पतिदेव यहाँ नहीं। तभी रोहित का हाथ पूजा के कमर से नीचे जाते हुए उसके पैंटी के अंदर चला जाता है, जिसका एहसास होते ही पूजा रोहित को दूर करके पलटकर बोली, मैं मना कर रही हूँ ना, फिर क्यों जबरदस्ती कर रहे हो और आप इसे क्यों जिद कर रहे, आज पहले तो ऐसा नहीं किया। रोहित जो पहले गेट से साइड में लगी खिड़की से बाहर देख रहा था एक काले परछाई को, और फिर पूजा के ऐसा करने से उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। पूजा को पहली बार रोहित में कोई और व्यक्ति नजर आ रहा था जो अपनी जिद पूरी करना चाहता हो। बस वो इस बात से अनजान थी कि रोहित का ऐसा करने की वजह मोहिनी थी, जिसे वो दिखाना चाहता था कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी बीवी उसके साथ कभी भी और कहीं भी कुछ भी करने को तैयार होती है। उसे अब मोहिनी की जरूरत नहीं है। पूजा रोहित का चेहरा देख पीछे जाते हुए बोली, रोहित मुझे लग रहा कि तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम सो। इतना वो बोल रूम का गेट खुलकर अंदर जाकर गेट बंद करने लगती है, लेकिन उससे पहले रोहित डोर में जोर से धक्का देकर अंदर आने लगता है। पूजा रोहित के धक्के से नीचे गिर पड़ती है और पीछे होते हुए बोली, आपको क्या हुआ रोहित। रोहित गुस्से से पूजा की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम मुझे कैसे मना कर सकती हो। इतना बोल रोहित नीचे बैठ पूजा का पैर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, मैंने कहा ना मुझे करना है, बस हॉल में सोफे पर। पूजा रोहित की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाकर बोली, ठीक है, लेकिन तुम खुद को शांत करो, मुझे डर लग रहा है रोहित। रोहित पूजा की बात सुनकर पूजा को गोद में उठाकर उसे फिर से रूम के बाहर लाकर सोफे पर लिटाकर एक नजर खिड़की की ओर देखता है।
पूजा रोहित को देख बोली, रोहित हम रूम में। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले रोहित पूजा के ऊपर आकर उसे किस करने लगता है और उसकी ब्रा निकाल कर नीचे फेंक देता है। पूजा ये देख अपनी आंखें बंद कर लेती है, वो रोहित को उसकी मन की करने देती है। अब रोहित किस करते हुए अभी भी उस खिड़की की तरफ ही देख रहा था। घर के बाहर गेट पास बनी खिड़की के बाहर एक लड़की काले कपड़े पहने खड़ी थी और वो तब से यहाँ खड़ी थी जब से रोहित और पूजा अपने रूम से बाहर आए थे। अपने प्यार को किसी और लड़की के साथ खुश और प्यार करता देख उस लड़की के आंखों में आंसू थे और अब रोहित को अपनी बीवी के साथ सोफे पर ही सब कुछ करता देख अपने आंखों के सामने तो वो लड़की के हाथों की मुट्ठी कस जाती है और आंखों में आंसू लिए वो कुछ सोचकर पलट कर चली जाती है। उस लड़की के जाते ही घर के अंदर हॉल में रोहित जो सोफे पर पूजा के ऊपर था वो उसे किस करते हुए कमर से नीचे की ओर जा रहा था। वो ये देख कि अब कोई लड़की नहीं वहां तो वो गहरी सांस लेकर पूजा के ऊपर से उठकर उसके पैरों के पास बैठकर अपने नीचे पड़ी अपनी शर्ट उठाकर पहनने लगता है। पूजा जो अपनी आंखें बंद करके लेटकर रोहित को उसकी मन की करने दे रही थी, उसे यह एहसास होते ही कि रोहित उसके ऊपर अब नहीं है तो वो कंफ्यूज होकर अपनी आंखें खुलकर देखती है तो रोहित उसके पैरों के पास बैठकर अपने शर्ट के बटन लगा रहा था। ये देख पूजा एक हाथ अपने सीने पर रख सोफे पर बैठकर अपनी नीचे पड़ी ब्रा को उठाकर उसे वापस पहनते हुए बोली, क्या हुआ, आप बीच में रुक क्यों गए? क्या अब इच्छा नहीं हो रही या मेरे साथ मजा नहीं आ रहा था करने में? पूजा की बात सुनकर रोहित उसकी तरफ देखता है तो पूजा रोहित को टेढ़ी मुस्कान करके देख रही थी। ये देख रोहित कंफ्यूज होकर बोला, मतलब क्या है आपके बात का? आप ही बोल रही थी आपको नहीं करना था तो मैंने सोचा आपके साथ जबरदस्ती करने से क्या फायदा। रोहित की बात सुनकर पूजा के चेहरे पर फेंकी मुस्कान आ जाती है और वो खड़े होकर रूम में जाते हुए बोली, अगर तुम्हें बहाना मनाना ही था तो ऐसा मनाते कि जिसे पर मुझे विश्वास होता। खैर छोड़ो, आपकी मर्जी। इतना बोल पूजा रूम में चली जाती अपने कपड़े लेकर और फिर अंदर रूम में बंद कर लेती है रोहित को देखते हुए। रोहित पूजा की बात सुनकर और उसके चेहरे के भावों से समझ रहा था कि पूजा को उसका व्यवहार पसंद नहीं आया। यही सोच रोहित गुस्से से एक मुक्का सोफे के साइड में मारकर अपने सिर के बाल पकड़कर बोला, मैं पागल हो जाऊंगा इसे मोहिनी के वजह से। रूम के अंदर पूजा गेट बंद करके उससे अपनी पीठ लगाकर अपने मुंह पर हाथ रख रोने लगती है। रोहित का ये रूप उसने पहली बार देखा था। यह आदमी उसका पति लग ही नहीं रहा था। उस समय उसे ऐसा लग रहा था कि उसने उस समय इस आदमी की बात नहीं मानी तो वो कुछ भी कर सकता था उसके साथ। यही सोच पूजा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। क्वीन का विला। रात के 2 बजे के समय मोना का रूम में मोना बेड पर आर्यन को के साथ सो रही थी। आर्यन मोना को टाइटली पकड़कर सो रहा था, मोना के सीने पर सिर रखकर। तभी मोना अपनी आंखें खुलकर आर्यन को गहरी नींद में सोता देख धीरे से उससे खुद से दूर कर उसके हाथों में एक बड़ा सा मुलायम तकिया लगाकर उसके माथे पर किस करके बेड से धीरे से उतरकर एक नजर आर्यन को देखकर रूम से बाहर आकर रूम का डोर बंद करके पीछे पलटकर देखती है तो अब उसके चेहरे के भाव एकदम से चेंज हो गए थे। उसके सामने सिर झुकाए खड़ी माफिया गर्ल को देखकर मोना फिर पलटकर आगे जाते हुए बोली, क्या हुआ, पता चला उनके बारे में कुछ? क्या वो हमारे कोई दुश्मन के भेज हुए लड़के थे? माफिया गर्ल मोना के पीछे चलते हुए बोली, शायद नहीं क्वीन, क्योंकि उनको कितना भी मार और टॉर्चर करने पर भी वो लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि वे लोग मुंबई के लोकल गुंडे हैं जो रात को सड़कों पर घूमते हैं किसी लड़की की तलाश में। माफिया गर्ल की बात सुनकर मोना एक रूम का गेट खुलकर बोली, चलो देखते हैं। मोना की बात सुनकर माफिया गर्ल हाँ में सिर हिलाकर अपने फोन की लाइट चालू करके मोना के आगे रोशनी कर देती जाने के लिए। मोना उस रूम के अंदर जाते हुए आगे लगी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है तहखाने में। मोना और माफिया गर्ल के नीचे जाते ही ऊपर गेट खुद बंद हो जाता है। नीचे तहखाने में हल्की से रोशनी थी। 5 लड़कों को पानी की बर्फ की सिल्ली पर लिटाया गया था, केवल अंडरवियर में। तीनों की हालत मौत से बुरी हो गई थी। मोना उस लड़के के पास जाती है जिसके हाथ में उसने गोली चलाई थी। एक बॉडीगार्ड मोना के लिए कुर्सी रखकर चला जाता है। मोना उस लड़के को घूरते हुए कुर्सी पर बैठ जाती है। मोना के पीछे माफिया गर्ल खड़ी थी और आसपास बॉडीगार्ड। मोना उस लड़के के बाल पकड़कर उसका चेहरा अपने तरफ करके बोली, देखो तुम्हारी मौत तो तय ही है, अब तुम सोचना कि तुम सभी को दर्दनाक मौत चाहिए या आसान। अगर तुम सच बोलते हो कि तुम किसके लिए काम करते हो तो शायद मैं तुम्हें अपनी बंदूक से गोली मारकर तुम इस टॉर्चर और दर्द से आजाद कर दूं। मोना की बात सुनकर वो लड़का उसके आगे हाथ जोड़कर बेहोशी ही हालत में बोला, हमें छोड़ दो, हम किसी के लिए काम नहीं करते। उस लड़के की बात सुनकर मोना अपने दूसरे हाथ में डंडा लेकर उसकी पीठ पर जोर से मारकर बोली, तू तो तभी भी मरेगा क्योंकि तुम जैसे लड़कों के वजह से आज लड़की रात के समय अकेली क्या अपने पति के साथ भी नहीं घूम सकती।
दर्द में उसे लड़के की चीख निकल जाती है। मोना फिर लगातार उसे मारते हुए बोली, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को चोट पहुंचाने की। और फिर खड़े होकर एक एक कर सभी को मारने लगती है। बुरी तरह से सभी के पैरों और पीठ में लगातार डंडे पड़ रहे थे। माफिया गर्ल ये देख डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। पूरे तहखाने में उन 5 लड़कों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। कुछ देर बाद भी क्विन को रुकता ना देख माफिया गर्ल अपनी आंखें खुलकर बोली, क्विन वो लोग मर जाएंगे, बस करो। मोना अभी भी नहीं रुक रही थी जब तक ऊपर सीढ़ियों से एक बॉडीगार्ड आकर नहीं बोलता कि क्वीन मैडम, आपको वो लड़का जो आपके साथ आया था ऊपर पूरे विला में देख रहा है। मोना और माफिया गर्ल पलटकर उसे देखती है और फिर मोना अपने हाथ में डंडे को दूर फेंक जाते हुए बोली, अब इन लोगों की चोट की मरहम पट्टी कर दो ताकि इन्हें फिर से टॉर्चर किया जाए। मोना के पीछे माफिया गर्ल वहां खड़े बॉडीगार्ड को इशारा करके चली जाती कि जो क्वीन बोला वैसा ही किया जाए। मोना सीढ़ियों पर साइड में सिर नीचे करे खड़े बॉडीगार्ड को देखकर बोली, वो लड़का क्या होता है, वो पति है मेरे, आगे से उन्हें साहब या सर कहकर बुलाया करो। इतना बोल वो ऊपर चली जाती। रूम में वो बॉडीगार्ड हैरान होकर क्वीन को जाते हुए देखता है, जिसे देख माफिया गर्ल मुस्करा कर बोली, ये बात सही, और तुम बाकी सभी नौकर और बॉडीगार्ड को समझा देना कि क्वीन के हस्बैंड के साथ अच्छा व्यवहार करना है सभी को। माफिया गर्ल की बात सुनकर वो बॉडीगार्ड हाँ में सिर हिला देता है। ये देख माफिया गर्ल भी चली जाती रूम में और फिर रूम का गेट खोलकर बाहर आकर देखती कि क्वीन आर्यन का नाम लेते हुए सीढ़ियों से नीचे हॉल में जा रही थी। आर्यन जो विला से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था और 4-5 बॉडीगार्ड आगे खड़े होकर आर्यन को रोक रहे थे। आर्यन गुस्से से उन्हें घूरे जा रहा था, पर मोना की आवाज सुनकर वो पलटकर पीछे देखता है तो मोना ऊपर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी उसका नाम लेते हुए। ये देख आर्यन जल्दी से मोना की तरफ जाते हुए बोला, बीबी जी, आप हमें इतनी रात को छोड़कर कहाँ चली गई थी, हमने आपको पूरे विला के हर जगह में देख लिया था। मोना आर्यन के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोली, अरे आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी, हब्बी में छत पर गई थी ताज़ा हवा लेने के लिए। मोना की बात सुनकर आर्यन पहले कंफ्यूज होता है और फिर गहरी सांस लेकर बोला, अपने हमें डरा ही दिया। इतना बोल आर्यन एकदम से मोना को गले लगा लेता है। ये देख मोना हैरान हो जाती है। माफिया गर्ल जो मोना के पीछे खड़ी वो आर्यन की बात सुनकर और क्विन को इस तरह गले लगा देखकर मुस्कुराने लगती है। मोना जो हैरान थी वो आर्यन को डरा हुआ देख उसके पीठ पर हाथ रख उसे सहलाते हुए बोली, कोई बात नहीं हब्बी, मैं आपको छोड़ अब नहीं जाने वाली, आप चिंता मत करो। इतना बोल मोना आर्यन से दूर होकर बोली, चलो अब सोते हैं। मोना आर्यन को सीढ़ियों की तरफ ले जाते हुए बोली। तभी आर्यन रुककर पलटकर गेट के पास खड़े सभी बॉडीगार्ड को घूर के देखता है। मोना और माफिया गर्ल भी रुक आर्यन की नजरों को पीछा करती हैं तो आर्यन को उन 5 लोगों को देखती है। मोना कंफ्यूज होकर बोली, हब्बी क्या हुआ, आप उन्हें इस तरह क्यों देख रहे हैं। वे सारे बॉडीगार्ड अपना सिर नीचे करे हुए खड़े थे गेट के पास। मोना की बात सुनकर आर्यन उन 5 बॉडीगार्डों को देखते हुए बुरा सा मुंह बनाकर बोला, इन लोगों ने मुझे रोका था विला से बाहर जाने से। मोना आर्यन की बात सुनकर घूर के उन लोगों को देखकर बोली, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुए इन्हें बाहर जाने से रोकने के लिए। मोना के गुस्से भरी बात सुनकर सभी लोग डरकर माफिया गर्ल की तरफ देखते हैं तो माफिया गर्ल उन्हें इशारे में शांत रहने का इशारा करती है कि यह क्वीन सिर्फ अपने पति को दिखाने के लिए उनसे ऐसा बोल रही है। माफिया गर्ल का इशारा समझ 5 बॉडीगार्ड अपने सिर नीचे करके बोले, सॉरी मैडम जी, गलती हो गई। मोना उनकी बात सुनकर आर्यन को देखकर फिर से उसका हाथ पकड़कर बोली, देखो अब उन्होंने आपसे माफी मांग ली, अब चले सोने। आर्यन बोला, हाँ लेकिन आप इन सभी को समझा दीजिए कि मुझे ना रुके वरना आप इन सभी को जॉब से निकल देगी। आर्यन मोना के साथ सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए बोला, जिसे सुनकर मोना बोली, ओके, मैं इन सभी को अच्छे से डांट लगाकर बोलूंगी कि खबरदार उन्होंने अगर आगे से आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। आर्यन हाँ में सिर हिला देता है। दोनों के जाते ही माफिया गर्ल राहत की सांस लेकर बोली, यार यह आदमी है या कोई बच्चा जो क्वीन के बिना ना सो पाता है और दूसरों की शिकायत भी करता है। इधर मोना आर्यन को रूम में लाकर रूम का डोर बंद करके आर्यन को देखती है जो उदास का चेहरा बनाकर जाकर बेड पर लेट गया था। ये देख मोना मुस्कुराकर आर्यन के पास बेड पर लेटकर बोली, अब क्या हुआ, क्या आपको सोना नहीं है। आर्यन मोना की बात सुनकर सोचते हुए बोला, मुझे कुछ पूछना था आपसे। आर्यन की बात सुनकर मोना प्यार से उसके सिर के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, हाँ पूछो।
आर्यन सोचते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा आप इस विला में अकेली क्यों रहती है और यह सारे बॉडीगार्ड और वो लड़की जो आपके पीछे खड़ी वो तो वही है ना जो उसे दिन आपके साथ मेरे ऑफिस में आई थी और आप क्यों मेरे साथ हमारा सिंह विला छोड़कर इस बड़े से विला में आए हो। आर्यन के इतने सारे सवाल सुनकर मोना हैरान होकर उसके होठों पर उंगली रखकर बोली, बस करो अब भी आपको इतना सारा सोचने की जरूरत नहीं, मैं हूं इन सब को देखने के लिए और यह विला भी हमारा है जैसे कि सिंह विला है तो क्या फर्क पड़ता है हम यहाँ रहे या वहाँ। मोना की बात सुनकर आर्यन बोला, तो फिर ठीक, फिर हम दो लड़के और लड़की पैदा करेंगे ताकि दोनों लड़कों को एक एक विला दे। मोना आर्यन की बात सुनकर शौक रह जाती है, ये लड़के के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है यार, मतलब अब किया विला के हिसाब से उन्हें बच्चे पैदा करने हैं। मोना आर्यन को देख बोली, और फिर हमारी बेटी तो रह गई। आर्यन मोना की बात सुनकर बोला, बेटी की तो हम इस एक अच्छे राजकुमार से उसकी शादी कराएंगे जिसके पास पहले से ही इसे 2-3 विला हो गए। आर्यन की बात सुनकर मोना हंसते हुए उसके गाल पर किस करके बोली, हाँ यह सही है हब्बी, आपने तो बहुत दूर की प्लानिंग कर लिए। आर्यन हाँ में सिर हिलाकर बोला, और नहीं तो क्या, मैंने आपके साथ अपना पूरी लाइफ आपके साथ जीने की सोची है जिसमें जब हम बूढ़े हो जाएंगे और बच्चों को सब कुछ देकर कहीं जंगलों में एक झोपड़ी बनाकर बाकी की पूरी जिंदगी वहां रहेंगे और फिर एक दूसरे साथ देते हुए इस दुनिया से चले जाएंगे। आर्यन बोलने के बाद मोना की तरफ देखता है जो हैरान होकर उसे देखे जा रही थी। ये देख आर्यन बोला, क्या हुआ, आप कहाँ खो गई और कैसा है हमारा फ्यूचर प्लान। आर्यन की बात सुनकर मोना शौक से बाहर आकर बोली, बहुत अच्छा है हब्बी, अब आप सो जाओ, बाकी की प्लानिंग कल कर लेना। मोना आर्यन की आंखें बंद करके बोली। आर्यन मुस्कुराकर मोना के सीने पर सिर रखकर मोना से चिपक कर बोला, मुझे इस तरह ही नींद आती है बस। मोना ये देख मुस्कुरा कर बोली, ओके अब सो जाओ, रात बहुत हो गई। मोना आर्यन की बात को याद करने लगती है, क्या आर्यन ने जो सोचा वो मुमकिन भी है, शायद नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ आसान नहीं है और बच्चों का प्लान दूर दूर तक नहीं उसके मन में, फिर भी कोशिश करेगी आर्यन और आगे आने वाले बच्चों को वो अपने काले साया से दूर रखें। यही सोचकर मोना भी गहरी नींद में चली जाती है, पर वो इस बात से अनजान थी कि उससे थोड़ी दूर पर कोई उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। एक 5 स्टार होटल के एक रूम में बिक्की, राणा, ब्लैक डेविल तीनों एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। सोफे पर बैठकर बिक्की के पास एक खूबसूरत लड़की भी बैठी थी जो रोज के तरह चेंज होती है, आज ये लड़की थी। बिक्की एक हाथ में शराब के गिलास से शराब पी रहा था और उसका दूसरा हाथ उस लड़की के कमर पर घूम रहा था। बिक्की फिर सामने सोफे पर बैठ दोनों आदमियों को देखकर बोला, तो आप लोग उस टीम के सदस्य हो जिसने उस लड़की को क्वीन बनाया था। राणा और ब्लैक डेविल हाँ में सिर हिला देते हैं। विक्की अपने पास बैठी लड़की के गाल पर किस करके बोला, तो तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। राणा बोला, विक्की सर हमें पता है आपको क्वीन के साथ एक रात बितानी है जिसमें हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, बदले में आपको मुझे क्वीन की कुर्सी पर बैठाना होगा उसे हटाकर। विक्की राणा की बात सुनकर अपने पास बैठी लड़की की कमर से हाथ हटाकर राणा की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, तू बैठेगा उसकी कुर्सी पर, और वो कैसे, और चलो मैंने मान भी लिया कि मैं आपकी हेल्प करके तुम्हें गलती से उसकी कुर्सी पर बैठा भी दूं, तो क्या आप लोगों में हिम्मत भी है क्वीन को मेरे बेड तक लाने की, नहीं है ना, तो जाओ यहां से, मुझे मेरी इस बेबी के साथ मजे करने दो। विक्की अपने पास बैठी लड़की को खुद से चिपका कर बोला। वो लड़की शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लेती है। विक्की की बात सुनकर राणा ब्लैक डेविल को देखता है तो ब्लैक डेविल बोला, विक्की सर आपको मेरे दोस्त की बात का मतलब समझ नहीं आया है, मैं आपको समझाता हूं, जिस प्लान को सुनकर आप मना नहीं कर सकते हमारी मदद करने से, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा आपका ही होना है। ब्लैक डेविल की बात सुनकर विक्की बोला, अच्छा ऐसा क्या है तुम्हारे प्लान में कि विक्की टोनी ब्लेयर इतना बड़ा रिस्क लेगा। तभी ब्लैक डेविल सामने टेबल पर एक फोटो फेंक देता है। राणा उस फोटो को देखकर शॉक होकर ब्लैक डेविल को देखता है जिसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। विक्की जो अपने पास बैठी लड़की के साथ खेलने में बिजी था वो उस फोटो को देखकर बोला, क्वीन की गोद में ये लड़का कौन है, और उस फोटो को उठाकर उस लड़के को गुस्से से घूरने लगता है। विक्की के आंखों में जलन वाले भाव देखकर राणा और ब्लैक डेविल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ब्लैक डेविल बोला, विक्की सर ये लड़का कोई आम लड़का नहीं बल्कि बिजनेस की दुनिया में कदम रखने वाला सीईओ है और इसका नाम आर्यन सिंह। विक्की गुस्से से बोला, वो छोड़ो, मुझे इस मिट्टी में मिलाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, तुम बस बताओ कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है। राणा ब्लैक डेविल को देखता है तो ब्लैक डेविल बोला, संबंध तो मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन फोटो को देखकर लग रहा है ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये लड़का किसी मुसीबत में था तब क्वीन उसे बचाकर ले जा रही है।
ब्लैक फिर हंसते हुए बोला, यानी यह क्वीन की वो कमजोरी जो हमारे हाथ लग गई तो हम उससे वो हर काम करा सकते हैं जो हम चाहते हैं उससे कराना। ब्लैक डेविल की बात सुनकर राणा की आंखों में चमक आ जाती है और वो हंसते हुए बोला, यार तुम्हारे पास इतना बड़ा राज हाथ लग क्या क्वीन का तुमने मुझे ही नहीं बताया। राणा की बात सुनकर ब्लैक डेविल बोला, याद रखना दोस्त की ब्लैक डेविल हमेशा 2 कदम आगे की सोच रखता है सबसे। ब्लैक की बात सुनकर राणा बोला, हाँ यार मान गए तुम्हें। विक्की जो कब से आर्यन को घूरे जा रहा था वो बोला, लेकिन इस तक पूछना हमारे लिए आसान नहीं होने वाला और अगर गलती से क्वीन को हमारे प्लान के बारे में पता चला तो हम तीनों का खेल खत्म समझो। ब्लैक डेविल बोला, रास्ता मुश्किल तो है विक्की सर, लेकिन ये भी सोच लो अगर ये लड़का हमारी पकड़ में आ गया तो क्वीन अपनी मर्जी से आपके बेड पर आएगी और अपनी मर्जी से अपनी कुर्सी छोड़ देगी। ब्लैक डेविल की बात सुनकर विक्की सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे पता था कि क्वीन यानी मौत की देवी जिससे पंगा लेना बहुत भारी पड़ सकता है उसे, पर वो उसे किसी और के साथ भी नहीं देख सकता है। और वैसे भी मुझे दूर से जाल बिछाना, अगर मछली फांस गई तो क्वीन मेरी होगी और उसकी कुर्सी भी मेरी, लेकिन अभी के लिए मुझे इन गधों के साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा। यही सोच विक्की बोला, ओके डील डन चेक मार्क। ब्लैक डेविल और राणा मुस्कुराकर विक्की से हाथ मिलाकर सोफे से खड़े होकर बोले, ठीक है विक्की सर, अब हमारे आदमी उस लड़के पर नजर रखें और उसे अकेले पाने पर आपको बता देंगे तो फिर आप आराम से उसे पकड़कर अपनी जेल में उसे कैद कर लेना। और उस रूम से दोनों हंसते हुए बाहर आ जाते हैं कि अब जल्द ही क्वीन उनके कदमों में होगी। विक्की उन दोनों के जाने के बाद अपने हाथ में लिए फोटो को देखकर बोला, क्वीन तुम सिर्फ मेरी हो, ओनली माइन। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्योदय। पूजा और रोहित का घर। मोहिनी गेट खोल जब घर के अंदर आती है काम करने के लिए तो वो रोहित को सोफे पर सोता देखती है और फिर उसके बेडरूम की तरफ देखती है जहां का गेट बंद था। ये देख मोहिनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये लड़का उसे दिखाने के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन सच तो ये है कि उससे ज्यादा रोहित को और कोई लड़की प्यार कर नहीं सकती। यही सोच मोहिनी चलकर रोहित के पास आकर रोहित का मासूम भरा चेहरा देखती है जो नींद में भी मुस्करा रहा था। ये देख मोहिनी झुककर रोहित के होठों की तरफ बढ़ते हुए बोली, ऐसा क्या तुम में रोहित जो मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। और वो रोहित के होठों के ऊपर अपने होठ रखने वाली ही होती है। तभी बेडरूम के डोर खोलने की आवाज सुनकर मोहिनी जल्दी से सीधी खड़ी हो जाती है। पूजा जॉब पर जाने के लिए पुलिस की वर्दी में रूम से बाहर आ रही थी। वो रोहित के पास रूही को खड़ा देखकर बोली, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, मना किया था तुमसे कि मेरे पति के पास भी मत आना। रूही अपना सिर नीचे करके पूजा की बात सुनकर अपने हाथों की मुट्ठी कस लेती है और फिर सॉरी बोलकर किचन में चली जाती है। ये देख पूजा उसे घूर के जाते हुए देखती है। रूही के जाने के बाद पूजा रोहित को देख सोचने लगी कि रात को रोहित सोफे पर ही सो गया था और वो भी उससे इतना नाराज थी कि उसने बेडरूम का डोर खोलकर रोहित को देखा तक नहीं। पूजा यही सोच गहरी सांस लेकर रोहित के पास आकर खड़ी हो जाती है और नीचे झुककर रोहित के कंधे पर हाथ रखने को होती है, लेकिन फिर कुछ सोच वापस अपना हाथ ऊपर लेकर रोहित से बोली, रोहित तुम जाकर बेड पर सो सकते हो, मैं जॉब पर जा रही हूँ। पूजा की बात सुनकर रोहित बिना आंखें खुले नींद में ही बोला, क्या यार वाइफी सोने दो ना। रोहित की बात सुनकर पूजा गहरी सांस लेकर थोड़े कड़क आवाज में बोली, मैंने कहा ना, उठकर बेडरूम में सोने जाओ। पूजा की गुस्से भरी आवाज सुनकर रोहित अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है और फिर आसपास देखकर उसे रात का सब कुछ याद आ जाता है। रोहित जिसे याद करके सोफे पर बैठकर बोला, क्या आप अभी भी मुझसे गुस्सा हो। रोहित की बात सुनकर पूजा जो जाने वाली थी पलटकर वो रोहित को देखकर अपने चेहरे पर फेंकी सी मुस्कान लाकर बोली, ओ तो आपको याद है मैं आपसे नाराज हूं, और वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं आपसे नाराज हूं या गुस्सा। पूजा की बात सुनकर रोहित खड़े होकर बोला, अच्छा बाबा सॉरी, मुझे माफ करो, गलती हो गई। इतना बोल रोहित जैसे ही पूजा का हाथ पकड़ने को होता है तो पूजा 2 कदम पीछे होते हुए बोली, मेरे लिए वो सब आसान नहीं रोहित, और अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं आपसे लड़ने का, और मैं जॉब पर जा रही हूँ, आप भी बेडरूम में जाकर और सो लो और उठकर फ्रेश होकर कुछ खा लेना, मैं रूही से बोल देती हूँ वो आपके लिए कुछ खाना बना देगी। इतना बोल पूजा पलटकर किचन की तरफ देख बोली, सोनो रूही। रूही जो गेट के पीछे छुपकर पूजा और रोहित की सारी बातें सुन रही थी वो पूजा की आवाज सुनकर किचन से बाहर आते हुए बोली, जी मैडम जी। पूजा उसे देखकर बोली, आज मैं लेट हो गई तो तुम साहब के लिए खाना बनाकर जाना। रूही हाँ में सिर हिला देती है रोहित को देखते हुए। रोहित जो पूजा का ऐसा व्यवहार देखकर शौक था वो रूही को घूर के देखते हुए बोला, वाइफी तुम्हें पता है ना मुझे और किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं।
पूजा जो घर से बाहर जा रही थी वो रुक कर बिना पलट कर बोली, ओके मत खाना, मुझे लेट हो रहा है। इतना बोल पूजा तेज कदमों से घर से बाहर निकल जाती है। रोहित पूजा को जाता देख और उसकी बात सुनकर मुंह खुलेकर गेट की तरफ देखता रह जाता है। रूही रोहित की शक्ल देख मुस्कुरा कर उसे देखने लगती है। तभी दोनों के कानों में बाहर से पूजा की जीप के जाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर रूही अपने हाथ में लिए झाड़ू को नीचे फेंक रोहित के पास आकर उसके चेहरे को देखकर हंसते हुए बोली, अच्छा तो तुम इस लड़की के लिए मुझे छोड़ा, अरे देखा नहीं तुमने उसके मन में तुम्हारी लिए 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है और तुम उसके नाम की माला जपते रहते हो। इतना बोल मोहिनी रोहित के सीने पर हाथ रखकर प्यार से उसके आंखों में देखकर बोली, अरे तुम क्यों नहीं समझ रहे, तुम उसके साथ खुश नहीं हो, मैं जो तुम्हें दे सकती वो तुम्हें तुम्हारी बीवी कभी नहीं दे सकती। अरे तुम बोलो तो मैं यही अपने सारे कपड़े निकाला दूं और हम अभी दिन के समय ही सब कुछ कर लेते हैं, बस तुम मेरे हो जाओ। मोहिनी रोहित के होठों की तरफ बढ़ते हुए बोली। मोहिनी की सारी बात सुनकर और उसे अपने तरफ किस करने के लिए आता देख रोहित गुस्से से मोहिनी को दूर धक्का देता है, जिससे मोहिनी 2 कदम दूर खड़ी हो जाती है। रोहित गुस्से से उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, मुझसे दूर रहना, और एक बात, मेरी बीवी तुम जैसे नहीं जो किसी भी मर्द के आगे अपने कपड़े उतार दे और यही बात उसे तुमसे अलग बनाता है। और रही उसके गुस्से की, तो इस समय जितना बुरा मुझे लग रहा होगा उससे कहीं ज्यादा बुरा, और अंदर से वो रो रही होगी, लेकिन तुम ये चीज नहीं समझ सकती क्योंकि तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया ही नहीं। मोहिनी नम आंखों से बोली, रोहित तुम मेरे प्यार को बुरा नहीं बोल सकते, मैं तो। लेकिन मोहिनी इससे आगे कुछ बोल पाती उससे पहले रोहित बेडरूम की तरफ जाते हुए बोला, वो प्यार नहीं केवल तुम्हारी जिद है मुझे पाने की मोहिनी। इतना बोल रोहित बेडरूम के अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर देता है, मोहिनी को गुस्से से घूरते हुए। मोहिनी रोहित की बात सुनकर और उसे गुस्से से डोर बंद करता देख अपने आंखों से आंसू साफ करके बोली, रोहित मैं एक दिन तुम्हें गलत साबित कर दूंगी कि तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती। रोहित डोर बंद कर बेड पर आकर मोहिनी की बात को याद करके बोला, वो झूठ बोल रही है, पूजा जी सिर्फ अभी ही नाराज है मुझसे, शाम को घर आएगी तो उनका मूड सही हो जाएगा, वो कोई बात अपने दिल पर नहीं रखती, हाँ ऐसा ही होगा। यही सोच रोहित मुस्कुराकर बेड पर फिर से लेटकर सो जाता है। दूसरी तरफ पूजा जीप में आगे सीट पर बैठी थी और उसके पास बैठा एक हवलदार जीप चला रहा था। पूजा अपनी कही हुई बातें और रोहित के चेहरे को याद कर रही थी, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों रात की बात को अपने मन से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। रोहित की आंखों में वो जिद और हैवानियत नजर आ रही थी, उस समय उसे ऐसा लग रहा था जो कई बार गुंडों और रेप केस में आरोपियों में देखी है। उसका दिमाग कह रहा था कि उसे अब रोहित के पास्ट की सारी जानकारी निकालने होगी जिसे वो आरोपियों की निकलती है, लेकिन क्या ये करना सही होगा क्योंकि उसका दिल इसकी इजाजत नहीं दे रहा था कि वो अपने पति को भी उस नजर से देखे। यही सोचकर वो अपना सिर पकड़ लेती है। तभी जीप पुलिस थाने पहुंच जाती है। वो हवलदार पूजा को देखकर बोला, मैडम हम थाने आ गए। पूजा उस हवलदार की बात सुनकर अपनी सोच से बाहर आकर फिर जीप से उतरकर थाने के अंदर चली जाती है, जहां उसे देख सभी हवलदार एक एक से उसे सलाम कर रहे थे। पूजा अभी उसी चीज के बारे में सोचते हुए जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। सभी हवलदार हैरान थे आज अपनी मैडम का व्यवहार देखकर। साइड में अपनी कुर्सी पर बैठा समीर ये देख उठकर पूजा के पास आते हुए बोला, अरे मैडम जी ऐसी किस सोच में घूम हो आप जो किसी के सलाम का भी रिप्लाई नहीं दे रही हो, कहीं आपकी रात अच्छी तो नहीं गुजरी। समीर मजाक करते हुए पूजा के सामने वाली कुर्सी पर बैठकर टेबल पर हाथ रखकर बोला। पूजा समीर की बात सुनकर घूर के उसे देखती है, जिसे देख समीर अपने हाथ ऊपर करके बोला, सॉरी मैडम जी मैं भूल गया, इस समय आप मेरी सीनियर हो। इतना बोल वो खड़ा होकर जाने लगता है, जिसे देख पूजा बोली, समीर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोहित वापस बैठकर बोला, जरूर मैडम जी आपके लिए तो ये बंदा हमेशा फ्री है। पूजा समीर को घूर के देखते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो और चलो बाहर सामने वाले गार्डन में बैठकर बात करते हैं। पूजा की बात सुनकर समीर कुर्सी से खड़ा होकर बोला, ओके चलो। पूजा हाँ में सिर हिलाकर कुर्सी से खड़े होकर एक हवलदार को देखकर उसे यहाँ सब कुछ संभलने का बोलकर चली जाती है समीर के साथ पुलिस थाने से बाहर। क्वीन का विला। सुबह के 10 बजे मोना के रूम में आर्यन की नींद खुलती है तो वो मोना को बेड पर अपने पास ना सोता देख जल्दी से उठकर बैठ जाता है और बाथरूम की तरफ आवाज लगाकर बोला, बीबी जी क्या आप वहां हो। लेकिन 2-3 बार भी मोना को पुकारने पर भी मोना की आवाज ना सुनकर आर्यन घबराकर बेड से खड़ा होकर बोला, कहीं वो फिर तो नहीं चली गई मुझे छोड़कर। यही सोच आर्यन अंदर से डर जाता है, बीबी जी आप कहाँ हो।
आप बाथरूम में हो क्या? लेकिन जब उसे मोना कहीं दिखाई नहीं देती तो वो रूम से बाहर निकलकर जोर जोर से बीबीजी बोलते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। मोना जो क्वीन की बड़ी कुर्सी पर बैठकर सामने सोफे पर बैठी कुछ लोगों से बिजनेस की बात कर रही थी और उसके पीछे माफिया गर्ल खड़ी थी। सभी के कानों में आर्यन की आवाज आती है जो बीबीजी बोलते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। मोना आर्यन को देखकर सोफे पर बैठ लोगों से बोली, आगे की डील हम अगली मीटिंग में करेंगे। मोना इतना बोल माफिया गर्ल को इशारे से सभी लोगों को यहां से ले जाने का इशारा करती है, जिसे समझकर माफिया गर्ल सभी लोग को विला से बाहर ले जाती है। तब तक आर्यन मोना के पास आकर बोला, आप मुझे छोड़कर फिर से। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले उसकी नज़र मोना की कुर्सी के दूसरी तरफ बैठा एक बड़े से शेर पर पड़ती है जो उसे घूरे जा रहा था, जिसे देख डर से आर्यन की हालत खराब होने लगती है। मोना जो आर्यन की बात सुनकर जैसे ही कुछ बोलने वाली थी वो आर्यन के चेहरे के भाव देखकर जैसे ही कुर्सी से खड़े हो पाती उससे पहले ही आर्यन जो मोना से 2 कदम दूर खड़ा था वो एकदम उछलकर मोना की गोद में आकर बैठकर मोना से चिपक जाता है एक छोटे बेबी की तरह। हॉल में मौजूद नौकर और सारे बॉडीगार्ड के साथ माफिया गर्ल जो सभी लोगों को बाहर उनके गाड़ी तक छोड़कर आ रही थी वो सभी शौक रह जाते हैं यह नज़ारा देखकर। मोना खुद शौक थी आर्यन को ऐसा करता देख और एकदम से इतना डरा हुआ देखकर। मोना माफिया गर्ल को देखती है तो वो नामे सिर हिला देती है, उसे थोड़ी पता कि क्या हुआ आपके पति के साथ क्वीन। और वैसे भी जब से उसने इस लड़के को देखा वो उसे हर बार शौक देता ही रहता है। माफिया गर्ल यही सोच नामे सिर हिला देती है, जिसे देख मोना अपने गोद में बैठे आर्यन को छोटे बेबी की तरह खुद से कसके चिपका हुआ देख गहरी सांस लेकर आर्यन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हब्बी क्या हुआ, आप इतने क्यों डर गए एकदम से? आर्यन मोना की बात सुनकर अपना सिर थोड़ा सा बाहर निकालकर बिना मोना की कुर्सी के दूसरी तरफ देखे उस तरफ अपने हाथ की उंगली करके बोला, वो बीबीजी आपके कुर्सी के पास शेर बैठा हुआ है, वो हमें खा जाएगा। आर्यन की बात सुनकर मोना और माफिया गर्ल एक दूसरे को देखते हैं और ये देख फिर माफिया गर्ल अपना सिर पकड़ लेती है। कैसे झेलती है क्वीन इस लड़के को? मोना आर्यन की बात सुनकर बोली, अरे आप उससे क्यों डर रहे हैं? मोना की बात सुनकर आर्यन मोना को देख शौक होकर बोला, अरे शेर है, कोई कुत्ता नहीं जिससे मुझे डर नहीं लगेगा। आर्यन की बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं। मोना बोली, अरे आप उससे मत डरो, वो किसी से चोट नहीं पहुंचाता है, बल्कि वो इस बड़े से विला और हमारी रक्षा के लिए है, आप उससे दोस्ती कर लो। इतना बोल मोना शेर को आवाज लगाकर बोली, शेरू इधर आओ, अपने बड़े मालिक से मिलो। मोना की बात सुनकर वो शेर खड़ा होकर एक जोर की दहाड़ लगा देता है, जिसे सुनकर आर्यन डर के मारे मोना के ऊपर चढ़ते हुए बोला, ये भगवान मुझे कैसी औरत मिली है जो अपने ही पति को शेर से दोस्ती करा के उसके डिनर का इंतजाम कर रही है। आर्यन की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। मोना आर्यन को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, हब्बी नीचे उतरो, ऊपर जाकर क्या मेरे सिर पर बैठने वाले हो? मोना की बात सुनकर आर्यन एक नज़र शेर को देखता है जो मोना के पैरों के पास खड़ा होकर उसे ही घूरे जा रहा था। माफिया गर्ल आगे आकर आर्यन से बोली, सर आप नीचे आओ, वो किसी को नहीं खाता है। हाँ, अगर अपने जल्दी ही मैडम जी के कंधे से नीचे नहीं उतरे तो शेर को लगेगा आप उसकी मालकिन को परेशान कर रहे हैं और फिर वो आपको खा जाएगा। आर्यन नामे सिर हिला देता है। ये देख माफिया गर्ल मोना को देखती है जिसका चेहरे पर अब गुस्से वाले भाव आने लगे थे। ये देख माफिया गर्ल शेर के पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, देखो सर, यह किसी को नहीं खाता, ये शुद्ध शाकाहारी जानवर है, इसे मांस खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। माफिया गर्ल की बात सुनकर आर्यन उसे घूर के देखता है, क्या ये लड़की उसे पागल समझ रही है? आर्यन के चेहरे के भाव देखकर माफिया गर्ल समझ जाती है आर्यन क्या सोच रहा है, इसलिए वो शेर से बोली, शेरू तुम मांस खाते हो क्या? शेर नामे सिर हिला देता है। ये देख माफिया गर्ल मुस्करा कर आर्यन को देख बोली, देखा, अब नीचे आओ। आर्यन अब आकर मोना के गोद में वापस बैठ गया था, उसकी हिम्मत अभी भी नहीं हो रही थी। ये देख मोना आर्यन का हाथ पकड़कर उसे शेर की तरफ ले जाते हुए बोली, आओ मैं आपकी इससे दोस्ती कराती हूँ। आर्यन अपना हाथ पीछे खींचने लगता है पर मोना जबरदस्ती उसका हाथ ले जाकर शेर के सिर पर रख देती है और फिर उसके ऊपर हाथ फेरती है थोड़ा सा। आर्यन ये देख खुद ही अपना हाथ फेरने लगता है। मोना मुस्कुराकर अपना हाथ पीछे ले लेती है। शेर भी अपना सिर नीचे करके आर्यन को अपने पीठ पर हाथ फेरने दे रहा था। आर्यन खुश होकर बोला, वाह ये तो कितना अच्छा है। आर्यन की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ पूजा और रोहित के घर पर
रोहित डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। रूही उससे दूर सामने सोफे पर बैठी थी और उसे ही देख जा रही थी। रोहित ये देख अपना सिर ऊपर करके बोला, क्या है, अब तुम मुझे खाना भी नहीं खाने देगी? रोहित की बात सुनकर रूही बुरा सा मुंह बनाकर बोली, अब क्या मैं तुम्हें देख भी नहीं सकती रोहित? रोहित नामे सिर हिलाकर बोला, नहीं, मुझे देखने का हक सिर्फ मेरी वाइफ को है। इतना बोल रोहित खाना खाने लगता है। रोहित की बात सुनकर रूही मुस्कुराकर बोली, पर वो तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। रूही की बात सुनकर रोहित उसे घूर के देखता है। ये देख रूही सोफे से खड़े होकर बोली, ठीक है, घूरने की जरूरत नहीं, जा रही हूं मैं, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरे हो। इतना बोल वो तेज कदमों से भाग जाती है घर से बाहर। रोहित रूही की बात सुनकर और उसे जाते देखकर बोला, झूठी लड़की, मेरी पूजा जी दुनिया में सबसे अलग है, जिसने बिना मेरे पास्ट को जाने मुझसे शादी कर ली, और वो शाम को आएगी तो देखना, वो मुझे सीधे गाले लगाकर बोलेगी कि सॉरी पतिदेव, मैंने आपसे बुरा व्यवहार किया। यही सोच रोहित हंसते हुए खाना खाने लगता है। वो इस बात से अनजान था कि पूजा ने इस बार अपने दिल नहीं बल्कि दिमाग से काम लेकर और समीर की बात मानकर दिल्ली पुलिस को रोहित की फोटो और नंबर मिल कर दिया था कि वो लोग उसे रोहित की पास्ट की पूरी जानकारी दे। और इस समय पूजा समीर के साथ इस चीज के बारे में बात कर रही थी गार्डन में। पूजा और समीर दोनों एक बेंच पर बैठे थे। पूजा बहुत उदास लग रही थी क्योंकि उसने रोहित की पास्ट की जांच करने को बोल दिया था दिल्ली पुलिस को, पर उसे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। समीर जो कब से पूजा के पास बैठा था, वो कब से उसके चेहरे के भाव देख रहा था। वो हिम्मत करके पूजा के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, पूजा तुमने कुछ गलत नहीं किया, मेरी बात मानो। समीर की बात सुनकर पूजा उसे नम आंखों से देखकर एकदम से समीर के गाले लगकर बोली, वो मुझे समझ तो पाएगा ना समीर की मैंने सिर्फ अपने दिमाग से इस सोच को बाहर निकालने के लिए ऐसा किया है कि उसका पास्ट साफ हो। समीर हैरान था पूजा के ऐसा करने से, लेकिन फिर पूजा की हालत देख वो समझ गया था कि इस समय उससे एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। यही सोच समीर अपने अंदर की फीलिंग को कंट्रोल कर पूजा को अपने बाहों में भरकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अरे इसमें इतना रोने और परेशान होने की जरूरत क्या पूजा, और मुझे विश्वास है उससे यह बात पता चलने के बाद भी कि तुमने उसके पास्ट के बारे में जानकारी निकाली, वो तुमसे गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को हक है कि उसके पार्टनर के बारे में उसे सब पता हो। पूजा को समीर की बात और उसका समझाने का तरीका देख अपने आंखों से आंसू साफ करके मुस्कुरा कर उससे अलग होकर बोली, वाह यार, तुम्हें पता है कि किसी लड़की को कैसे शांत कराना है। समीर भी हंसते हुए बोला, और नहीं तो क्या, तुम मुझे पागल समझती हो क्या? पुलिस थाने के सामने गार्डन में समीर की बात सुनकर पूजा हाँ में सिर हिला देती है, जिसे देख समीर घूर के उसे देखता है और फिर दोनों हंसने लगते हैं। समीर पूजा को हंसता देखकर बोला, क्या तुम्हें तुम्हारे पति ने नहीं बताया कि तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो? पूजा जो मुस्कुरा रही थी वो समीर की बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है और फिर दोनों खड़े होकर बातें करते हुए वापस पुलिस थाने चले जाते हैं। उनके जाते ही बीरेच से थोड़ी दूरी लगे बड़े से पेड़ के पीछे से एक आदमी मुस्कुराते हुए बाहर आता है, जिसके हाथ में एक छोटा सा कैमरा था, और वो अपने कैमरा में फोटो देखकर बोला, फोटो क्लियर आए हैं, अब इन्हें अपनी जान को दिखाता हूँ, वो खुश हो जाएगी। इतना बोल वो हंसते हुए चला जाता है वहां से। शाम के समय पूजा और रोहित का घर। रोहित हॉल में सोफे पर बैठकर पूजा का इंतजार कर रहा था। उससे रहा ही नहीं जा रहा था, उसे अब पूजा से बात करनी थी और अपने कल के व्यवहार के लिए उससे माफी मांग उसे बाहों में भर लेगा अपनी, और अब तक तो पूजा भी उससे मिलने के लिए तड़प रही होगी। रोहित यही सोच मुस्कुरा कर अपने घड़ी में टाइम देखकर बोला, आज वाइफी इतनी लेट कैसे हो गई? क्या मुझे उन्हें कॉल करना चाहिए या नहीं? क्या पता कोई जरूरी केस आ गया होगा तभी लेट हो गई। यही सोच रोहित अपने फोन निकाल कर गेम खेलने लगता है। कुछ देर बाद भी जब पूजा नहीं आती तो रोहित पूजा का नंबर डायल करता है, तो कई बार रिंग जाने के बाद भी पूजा उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। रोहित परेशान होकर सोफे से खड़ा होकर दरवाजे के पास आकर बाहर देखकर बोला, अब तो रात होने वाली है, पूजा जी कभी इतनी लेट नहीं हुई, और होती भी है तो वो मुझे मैसेज कर देती है, तो आज क्यों नहीं किया उन्होंने मैसेज? रोहित ने सोचा था कि पूजा जल्दी आ जाएंगी तो वो उससे माफी मांगकर उसके साथ बाहर खाना खाने जाएगा, लेकिन अब टाइम होता जा रहा था, लेकिन पूजा का दूर दूर तक घर आने का कोई असर नहीं देख रहा था। आखिर में रोहित दुखी होकर वापस पलटकर बेडरूम में चला जाता है और नए कपड़े उतारकर वापस सादा कपड़े पहन लेता है।
तभी उसके कानों में घर के बाहर एक बाइक रुकने की आवाज आती है, जिसे सुनकर रोहित कंफ्यूज होकर रूम से बाहर आकर घर के मेन गेट के पास आकर देखता है कि पूजा एक लड़के जो पुलिस वाला ही था उसकी बाइक से उतर कर मुस्कुरा कर उससे बात कर रही थी, और जाते जाते वो लड़का पूजा की तरफ आंख मार देता है, जिसे देख पूजा मुस्कुरा कर उसके कंधे पर मार देती है। फिर वो लड़का बाइक लेकर चला जाता है और पूजा उसे जाते हुए देखती रहती है मुस्कुरा कर। ये देख रोहित की आंखों में नमी आ जाती है। पूजा पलटकर अंदर आने लगती है। ये देख रोहित अपना सिर नीचे करके जल्दी से अपने आंखों से आंसू साफ कर लेता है। पूजा गेट से अंदर आकर रोहित को देखती है। रोहित भी पूजा को देखता है तो अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी जो उस लड़के के साथ बात करते समय थी। पूजा रोहित के पास आकर बोली, रोहित आपने खाना खा लिया ना? रोहित पूजा को खुद से बात करता देखकर सब कुछ भूलकर मुस्कुराकर हाँ मैं सिर हिला देता है। उसे खुशी थी पूजा सब कुछ भूलकर उससे बात कर रही है और अब दोनों खाना खाने वाले हैं। तभी रोहित को याद आया, उसने खुशी में हाँ में सिर हिला दिया है कि उसने खाना खा लिया है, और यही सोच वो ना में सिर हिलाने वाला होता है। तभी पूजा रूम में जाते हुए बोली, अच्छा किया मैं भी आज समीर के साथ खाना खाकर आई हूँ तो गुड नाइट, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। इतना बोल पूजा बेडरूम में चली जाती है और फिर अपनी वर्दी उतारकर नाइट ड्रेस पहनने लगती है। रोहित तो शौक सा ही खड़ा रह गया। पूजा ने बोला कि वो उस लड़के के साथ खाना खाकर आई है और बिना उससे कल रात वाली बात पर उससे बात किए बिना और उनके बीच की दूरी को खत्म करने की जगह कहा कि उसे नींद आ रही है। यही सोच रोहित खुद पर हंस पड़ता है। वो पागल दिन भर क्या क्या सोचता रहा कि पूजा आएगी, पूजा आएगी बात करेंगे, पूजा आएगी तो बाहर खाना जाएंगे। पूजा तो आए लेकिन सिर्फ आए, शायद उसने कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी अपनी वाइफ से। रोहित फिर अपने आंखों में आए आंसू को साफ करके गहरी सांस लेकर वापस रूम में आता है तो देखता है कि पूजा बेड के साइड लेटकर सो गई थी। रोहित ये देख डोर बंद करके जिसे ही पूजा के पास आकर उससे बोलने वाला होता है कि उसने कुछ नहीं खाया, वो उसका इंतजार कर रहा था, क्या वो उसके लिए थोड़ा कुछ बनाएगी ताकि उनमें आपस में बात हो। यही सोच रोहित जैसे ही पूजा के कंधे पर हाथ रखने वाला होता है तभी पूजा पलटकर रोहित की तरफ पीठ करके बोली, सोने से पहले लाइट बंद कर देना। पूजा का ऐसा व्यवहार देखकर और उसकी बात सुनकर रोहित अपने उस हाथ को वापस पीछे लेकर साइड में लगे लाइट की स्विच को बंद कर देता है और फिर बेड के साइड लेट जाता है पूजा को देखता हुए। तभी पूजा फिर से पलटकर उसकी तरफ पीठ करके सो जाती है। रोहित बस अपने ऊपर हंस और पूजा को देख सकता था सोते हुए। मुझे नहीं पता यहाँ ज्यादा गलती किसकी है दोस्तों, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बचती। कल रात जितनी गलती रोहित की थी, लेकिन आज पूजा ने भी रोहित से दूरी बनाकर गलती की। दूसरी तरफ क्वीन के विला में मोना और आर्यन अपने रूम के बालकनी में बड़े से झूले पर बैठे हुए थे। इस समय मोना के गोद में आर्यन सिर रख उससे प्यार भरी बातें कर रहा था। मोना भी बीच बीच में आर्यन के माथे पर किस करके उसकी बात का जवाब देती। आर्यन चांद को देखते हुए बोला, बीबी जी मेरे मॉम डैड यानी आपके सास ससुर इसी चांद के पास जो छोटे छोटे सितारे हैं ना, उनमें से एक है, तो आप उनसे बात करके उनसे प्रार्थना करो ताकि आपकी गोद में हमारा पहला बेबी जल्दी आए। आर्यन की बात सुनकर मोना शौक होकर उसके चेहरे को देखने लगती है। ये लड़का हर बात घूम फेरा कर बेबी पर क्यों लेकर आ जाता है? अरे भाई वो अपने सास ससुर से क्या बच्चा मांगेगी? यही सोच मोना बुरा सा मुंह बना लेती है, जिसे देख आर्यन अपने हाथ ऊपर कर मोना का सिर पकड़कर उसे चांद की तरफ करके बोला, सोच क्या रही है, चलो मेरे मॉम डैड यानी आप अपने सास ससुर से हमारे बेबी की मांग करो हाथ जोड़कर। आर्यन मोना के हाथ को आपस में मिलाकर ऊपर करके बोला। मोना आर्यन की बात सुनकर और उसे ऐसा करता देख गहरी सांस लेकर मन में बोली, अंकल आंटी आप जहां भी हो अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज मेरे भूले पति यानी आपके नालायक बेटे को थोड़ी समझदारी वाली बात करने का ज्ञान दो ताकि मेरा दिमाग बच सके, वरना अगर मेरा दिमाग भी खत्म हो गया तो फिर हम दोनों को कौन संभालेगा? अभी तो मैं हूँ आपके बेटे को संभालने के लिए, पर आगे मुझे नहीं पता। इतना बोल मोना अपनी आंखें खोल लेती है। आर्यन मोना को आंखें खोलता देखकर जल्दी से उठकर बैठकर मोना को देखकर बोला, आपने उनसे हमारे बीबी की मांग की ना? आर्यन की बात सुनकर मोना मन में बोली, मुझे कोई शौक नहीं है दो बेबी को झेलने का, पहले इतने बड़े बेबी को संभाल लूं जो मेरे सामने बैठकर मुझसे इस तरह की मांगे करता रहता है। मोना को कुछ ना बोलता देख आर्यन उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए बोला, बताओ ना तुमने हमारे बेबी की मांग की ना? मोना आर्यन की बात सुनकर बोली, हाँ की थी, अब चाले सोने रात बहुत हो गई। और वो झूले से उतरकर आर्यन को भी उतरने का इशारा करती है। आर्यन ना में सिर हिलाकर मोना को पकड़कर उसके ऊपर लटक जाता है।
ये देख मोना गहरी सांस लेती है, उसे अब आदत होगी इस बड़े से बेबी को झेलने की, और अब तो ये बड़ा बेबी उससे छोटे बेबी की मांग करने लगा, फिर वो दोनों को कैसे संभालेगी। यही सोच मोना आर्यन को टांगे ही रूम के अंदर चली जाती है, पर कोई था जो समंदर के एक शिप में खड़ा होकर दूरबीन से ये सब देख रहा था, और वो ये देख कि क्वीन उसे लड़के को लेकर रूम में चली गई है, वो अपने फोन से एक नंबर डायल करके बोला, हाँ बॉस, वो लड़का अभी भी क्वीन के साथ है उसके विला में। उस आदमी की बात सुनकर कॉल की दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, ओके उस लड़के पर नजर रखो, आज नहीं तो कल वो क्वीन से दूर जरूर होगा, अपने काम के वजह से उस पल से पहले तक तुम उस पर कड़क नजर रखो। कॉल के दूसरी तरफ के व्यक्ति की बात सुनकर यह आदमी यस बॉस कर कॉल काट देता है। मोना आर्यन को लाकर बेड पर लिटा देती है और फिर लाइट बंद करके उसके पास ही लेट जाती है। तभी आर्यन भी मोना के ऊपर आकर लेट जाता है, उसके सीने पर सिर रखकर। ये देख मोना गहरी सांस लेकर बोली, हब्बी क्या इस तरह मेरे ऊपर आकर सोने से बेबी आ जाएगा। मोना की बात सुनकर आर्यन अपना सिर ऊपर करके कंफ्यूज होकर बोला, तो फिर बेबी तो भगवान ही देगा ना। आर्यन की बात सुनकर मोना हंसते हुए प्यार से आर्यन के गाल खींचकर बोली, हाँ लेकिन मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी ना। आर्यन अभी मोना की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। ये देख मोना गहरी सांस लेकर आर्यन को नीचे कर खुद उसके ऊपर आकर आर्यन के होठों पर किस करके बोली, कोई बात नहीं आप बस ऐसे ही लेटे रहो, मेहनत में कर लूंगी। इतना बोल मोना आर्यन के शर्ट के बटन खोलने लगती है और आर्यन मोना की बात मानकर एक अच्छे पति की तरह लेटा रहता है। मोना आर्यन के शर्ट के सारे बटन खोलकर उसके सीने पर हाथ फेरते हुए उसके सीने पर किस करके आर्यन की शर्ट निकाल देती है और फिर नीचे झुककर आर्यन के होठों पर किस करते हुए आर्यन का पैंट का हुक खोल देती है। आर्यन मोना जो कर रही थी वो एंजॉय कर रहा था। मोना फिर नीचे की ओर किस करते हुए आती है और उसके पैंट को भी निकाल देती है। आर्यन अब केवल अंडरवियर में बेड पर लेटकर मोना को देख रहा था जो अपने ऊपर के कपड़े निकाल रही थी, और अब वो भी केवल पैंटी और ब्रा में खड़ी थी बेड पर। आर्यन कंफ्यूज होकर बोला, अब। मोना मुस्कुराकर आर्यन के पैरों के पास बैठकर बोली, अब जो होने वाला है आप उसे और ज्यादा एंजॉय करोगे। इतना बोल वो उसका अंडरवियर भी निकाल देती है और आर्यन को देखते हुए उसका मेन पार्ट अपने हाथ में लेकर उसे 2-3 बार ऊपर नीचे करके फिर नीचे झुककर उसे अपने मुंह में ले लेती है। ये देख आर्यन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो मोना को देख बोला, बीबी जी आप ये क्या कर रही हैं, ये कोई लॉलीपॉप नहीं जिसे आप मुंह में लेकर चू वाली हो। आर्यन की बात सुनकर मोना घूर के उसे देखती है, ये पागल लड़का क्या उसे भी बच्ची समझ रहा है। मोना फिर आर्यन के चेहरे को इग्नोर करके अपना सिर ऊपर नीचे करने लगती है, जिससे आर्यन एक अलग ही आनंद में खोते हुए अपने आंखों को बड़ी कर अपने हाथों को मोना के सिर पर रख बोला, आ बीबी जी आप बीबी जी आ। मोना अपना सिर ऊपर करके आर्यन को देखती है जो पागल सा हो रहा था। कुछ देर बाद मोना अपना सिर ऊपर करके अपना मुंह साफ कर आर्यन को देखती है, जिसके चेहरे के भाव देखकर लग रहा था वो नहीं चाहता कि मोना रोके। ये देख मोना मुस्कुराकर अपने पैंटी को उतारकर आर्यन के मेन पार्ट पर बैठ जाती है, जिसकी गर्मी से दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मोना फिर अपने ब्रा भी निकालकर अपना हाथ नीचे लाकर आर्यन का मेन पार्ट पकड़कर उसे अपने अंदर ले लेती है, जिससे मोना के चेहरे पर थोड़े दर्द वाले भाव आते हैं, लेकिन फिर नॉर्मल होकर आर्यन को पूरा अपने अंदर समा लेती है। जिसके साथ ही आर्यन की हाथों की पकड़ मोना के दोनों पैरों पर कस जाती है। ये देख मोना उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर मुस्कुराकर उन्हें ऊपर लाकर अपने दोनों उभार पर रखकर हल्का सा दबा देती है और फिर ऊपर नीचे होने लगती है, जिससे आर्यन की हाथ की पकड़ अब दोनों उभारों पर कस रही थी और वो उन्हें दबा रहा था और मोना के साथ इस चीज को एंजॉय करने लगता है। करीब 1 घंटे बाद आर्यन खत्म हो जाता है और उसके दोनों हाथ नीचे बेड पर आ जाते हैं। ये देख मोना भी उठकर साइड में लेटकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और अपने पास लेटे आर्यन के माथे पर किस करके बोली, गुड नाइट हब्बी। आर्यन इतना थक गया कि उसने मोना को देखने की हिम्मत नहीं की थी, वो उसी तरह पड़ा रहता है। ये देख मोना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, चलो आज उसने इसे इतना थका दिया कि आज वो उसके ऊपर तो नहीं सोने वाला। यही सोच मोना अपनी आंखें बंद कर सो जाती है। करीब 2 घंटे बाद मोना को अपने ऊपर भार का एहसास होता है, जिसके वजह से वो नींद में ही आंखें खुलकर देखती है तो आर्यन उसके ऊपर आकर लेट गया था और उसका मेन पार्ट फिर से मोना के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। ये देख मोना अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर बोली, हब्बी। इतना बोल उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है, पर मोना जितना ताकत से उसे हटाने की कोशिश कर रही थी उतनी ताकत से आर्यन की पकड़ मोना पर कस रही थी। ये देख मोना अपना सिर पकड़ लेती है
और आखिर में उसे ही सोने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी आर्यन के खुद के अंदर होने से। मोना गहरी सांस लेकर झटके से आर्यन को नीचे कर उसके ऊपर आकर फिर से दूसरा राउंड शुरू कर आर्यन को खत्म करके खुद पसीने में थक कर साइड में लेटकर गुस्से से आर्यन को देखती है, जो अब गहरी नींद में जा चुका था। अब क्या वो इस लड़के के पास से चैन से सो भी नहीं सकती, क्योंकि अभी यह थका है, पता नहीं फिर से कब उसके ऊपर आ जाए। मोना इतना बोल फिर कुछ सोचकर उठकर नीचे पड़ी आर्यन की अंडरवियर को लाकर उसे आर्यन को पहनाकर खुद भी अपने पैंटी और ब्रा पहने कर लेटकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्योदय। पूजा और रोहित का घर। पूजा तैयार हो रही थी और रोहित बेड पर सो रहा था। रात को ना पूजा रोहित के पास गई ना रोहित उसके पास आया। पूजा वर्दी पहनकर एक नजर रोहित को सोता देखकर बोली, उम्मीद है मुझे कि आज दिल्ली पुलिस मुझे आपकी पास्ट की जानकारी दे देगी ताकि मैं खुलकर आपके करीब आ सकूं। ऐसा नहीं कि पूजा का मन नहीं किया रोहित के पास आने, लेकिन उसके दिमाग इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। आज शाम को वो जब घर आएगी तो शायद सब कुछ साफ हो गया हो, तब मैं आगे से आपसे माफी मांगूंगी। बस आज का दिन और हमारी दूरी बर्दाश्त कर लेना। यही सोच पूजा पलटकर रूम से बाहर निकल जाती है और उसके जाते ही रोहित अपनी आंखें खोल लेता है तो उसके आंखों में नमी आ जाती है। कम से कम जाने से पहले रोज की तरह उसके माथे पर किस और गुड मॉर्निंग तो बोल कर ही जा सकती हो। पूजा हॉल में आती है तो देखती है कि रूही घर के अंदर आ रही थी। उसे देख पूजा रुक कर बोली, रूही क्या तुम्हारे साहब ने कल खाना खाया था? रूही पूजा की यह बात सुनकर रुक कर हाँ मैं सिर हिला देती है, जिसे देख पूजा राहत की सांस लेकर बोली, अच्छा आज और खिला देना, बाकी में उन्हें खाना कल से मैं पक्का उनके लिए खाना बना दूंगी। इतना बोल पूजा घर से बाहर निकलकर जीप में बैठकर चली जाती है। रूही पूजा की बात सुनकर मुस्कुरा कर अपनी कमर से एक फोटो निकालकर बोली, माफ करना मैडम, लेकिन अब मैं ही अपने रोहित को खाना भी खिलाऊंगी और उसका ध्यान भी रखूंगी। उसे तुम जैसे औरत की जरूरत नहीं है जो उसके पीठ पीछे गैर मर्द से संबंध बनाए हुए है। रूही के हाथ में जो फोटो थी उसमें पूजा समीर के गले लगे हुए थी। मुझे बस ये फोटो और तुमने जो रोहित का पिछला रिकॉर्ड जानने के लिए दिल्ली पुलिस को बोला है वो रोहित को बताना है, बस फिर तुम उसकी लाइफ से आउट और मैं इन। इतना बोल रूही यानी मोहिनी मुस्कुराते हुए बेडरूम में चली जाती है, जहां रोहित बेड पर लेटा था और वो किसी गहरी सोच में डूबा लग रहा था। ये देख मोहिनी उस फोटो को वापस छुपाकर धीरे धीरे कदमों से रोहित के पास बेड पर आकर एकदम उसे अपने बाहों में भरकर बोली, कैसे हो मेरी जान? रोहित जो पूजा के बारे में सोच रहा था वो मोहिनी को खुद से चिपका हुआ देख गुस्से से उसे दूर करके बेड से खड़ा होकर बोला, तुम मेरे रूम में क्यों आए? तुम्हें मना किया था पूजा ने, फिर हमारे बेडरूम में आने की हिम्मत कैसे की? और अभी निकलो यहाँ से। रोहित मोहिनी को गेट की तरफ इशारा करके बोला। मोहिनी रोहित की बात सुनकर बेड पर लेट हंसने लगती है उसे दिखते हुए, जिसे देख रोहित का चेहरा और गुस्से वाला हो जाता है, जिसे देख मोहिनी हंसते हुए बोली, अरे मेरे लाल टमाटर, अब तू भी मेरा और यह बेड भी मेरा। रोहित मोहिनी की बात सुनकर घूर के उसे देखकर बोला, तो जा रही हो या धक्के मारकर निकालो रूम से बाहर तुम्हें? रोहित की बात सुनकर मोहिनी बेड पर बैठकर रोहित को देखकर बोली, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ और दिखाने वाली हो उसे देख तुम खुद मुझे गाले लगाकर अपनी बीवी को छोड़ दोगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको इस स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।